नमस्ते दोस्तों। देखो आज हम फिर से नई क्लास लेके आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। चलो आज हम देखते हैं। देखो मैंने पिछली क्लास के अंदर जो भी है आप सभी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बहुत कुछ बताया था और जहाँ तक हमने देखा स्थापत्य कला के अंदर हम महल तक हमने पढ़ लिए थे और महल सभी महल हो गए थे लगभग। उनके बारे में देखो कहानियाँ तो बहुत है, लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो भी 3 साके हुई थी उनके बारे में मैं बताऊंगा। और पहल का जो भी 1303 का जो साका हुआ था पहल उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि साका, जौहर, केसरिया ये होते क्या है, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल खुलकर बताना चाहता हूँ। कई स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, कुछ है जो जिनको पहले से पता है कि साके जौहर क्या होते हैं, तो मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा और बिल्कुल बेसिक से चलना चाहता हूँ। मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ पर देखना, अभी ये किले ही हैं और हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अब आगे और देखो जो पिछली क्लास के अंदर छोड़ा था उससे अब आगे देखिए। तो यहाँ पर देखो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख साके, ये हेडिंग डाल लो और 1 नंबर डाल लो 1303 का। साका। तो पहले तो देखो साका क्या होता है, जौहर का क्या होता है, केसरिया क्या होता है। आप सभी को पता है कि रानी पद्मिनी की कहानी आप सभी ने सुन रखी होगी, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, अच्छे से समझाना चाहूंगा कि कैसे क्या था क्या नहीं था। तो देखो आपने जो सुन रखा है मैं पहले वो बता देता हूँ। एक जो भी किंवदंती है लोगों द्वारा बनाई गई, कवियों की कल्पना है बहुत सारी, और 1540 के एक पद्मावत ग्रंथ है जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा अवधी भाषा में वो लिखा गया है। तो उस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार किस हिसाब से चित्तौड़गढ़ के इस प्रथम साके को समझाया गया है, तो मैं उसके हिसाब से पहले बताता हूँ आपको किस हिसाब से क्या होता है। तो देखो क्या कि सिंघल द्वीप, जिसको आप वर्तमान के अंदर श्रीलंका बोलते हो, सिंघल द्वीप की एक राजकुमारी थी पद्मावती, रानी पद्मावती। और वहां का राजा था गंधर्वसेन। गंधर्वसेन की पुत्री थी पद्मावती। पद्मावती के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन, जो इंसानी भाषा बोलता था। ऐसा बोला जाता है कि इंसानी भाषा वो बोला करता था। उसको इस प्रकार से ट्रेन किया हुआ था और वो हमेशा रानी पद्मिनी के पास ही रहता था। अब जैसे ही तोता है तो पक्षी है एक तरह से उड़ने की तो उसकी होती है इच्छा वगैरह। तो एक बार क्या है कि जैसे रानी पद्मिनी सी वो थोड़ा सा पीछे था तो उड़ते उड़ते कहीं दूर चला गया, और उड़ते उड़ते दूर जाते जाते वो कहाँ पर आ गया, गलती से वो वहीं पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास ही आ गया। अब वहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर उस समय राजा थे रतन सिंह, राजा रतन सिंह। राजा रतन सिंह जो थे वो रावल शाखा के थे। मतलब रतन सिंह के बाद में जो मेवाड़ में राजा हुए उन सभी के राणा शाखा, मतलब उनके नाम से पहले राणा शब्द का यूज किया जाता था। लेकिन उससे पहले जो राजा थे तो उनके नाम से पहले रावल, रतन सिंह मतलब रावल शब्द का यूज किया जाता था। ये रावल और राणा, इसका ये क्या लॉजिक है, ये आपको जब इतिहास पढ़ाया जाएगा ना तब आपको बताया जाएगा। आप इतना समझो कि रावल रतन सिंह उस समय चित्तौड़ के राजा थे। उनकी एक पत्नी थी चारुमती नाम की, चारुमती नाम की उनकी एक पत्नी थी। अब वो हीरामन तोता आता है और चारुमती से दोस्ती कर लेता है और उसके साथ रहता है। अब एक बार क्या है कि ऐसे ही सस्ते सवरते हो जो चारुमती थी, उन्होंने उसी तोते से ये पूछ लिया कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब आपको पता है कि महिलाओं को अगर हम झूठ से या किसी भी प्रकार से बढ़ाई करके ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो वगैरह, तो वो हो जाती है खुश। और अगर गलती से उनकी बुराई कर दो किसी भी मामले में, तो आप जानते हो कई आप में से कई जानते हैं उनके रोल कैसे क्या होते हैं। तो ऐसे क्या है कि जो हीरामन तोता था उसने बोला कि आप सुंदर हो। आपको किसने बोल दिया कि आप सुंदर हो? तो भाई इतना कहते ही उस तोते ने ऐसा बोला और पूरे जो राजभवन है, जो भी चित्तौड़गढ़ का किला है, उसके अंदर से हड़ताल मच गई। अब रानी के मन में सिर्फ एक ही सवाल कि तोते ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। इतने में रतन सिंह आ गए। अब रतन सिंह के सामने भी उस तोते से पूछा गया तो फिर उस तोते ने रानी पद्मावती का बखान करना शुरू किया। अब उस तोते ने उस रानी पद्मावती के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई कि राजा जो रतन सिंह थे उनकी भी इच्छा हुई कि भी हम भी ऐसी रानी से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसे क्या है नहीं।
अब इतना सुनते ही रतन सिंह सीधे चल जाते हैं सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप के अंदर वो 7 साल रहते हैं, ऐसा मानते हैं। उस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ऐसा बोला गया है कि राजा जो रतन सिंह थे वो 7 साल वहां पर बिताते हैं सिंगल द्वीप के अंदर। वहां पर जो भी एक सन्यासी के वेश के अंदर वो बिताते हैं वहां पर वेश। अब सन्यासी के वेश में थे। एक बार क्या है कि राजा की नजर पड़ गई, भाई ये कौन सा सन्यासी है, अपने यहाँ पर का तो यहाँ का तो नहीं है। और वो उसको अपने पास अंदर बुलाते हैं। उन्होंने बोला कि मैं इस प्रकार से ऐसा राजा हूँ, मैं इस तरह से आपका जो यहाँ का राजमहल का रानी पद्मावती का जो जो प्रिय तोता हीरामन था वो वहां पर गया था, ऐसे मुझे पता चला, वहां का मैं राजा हूँ और इसलिए यहाँ पर आया हूँ। इतना जानते हैं, उन सभी का सम्मान किया जाता है वहां पर। और ये यहाँ पर जो भी हुआ वो 7 साल वहां पर रहे। किस हिसाब से कि नहीं, अलग अलग कवियों ने अलग अलग तरह से पेश किया है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि वहां पर गंधर्वसेन गए और वहां पर पद्मावती शादी करके वापस यहाँ पर लेके आए। अब वर्तमान समय के अंदर क्या है कि लॉजिक, अगर तर्क से हम बात करते हैं ना वर्तमान समय के अंदर, तो तर्क के अनुसार ये चीजें सिद्ध नहीं होती है। पद्मावत ग्रंथ 1540 में लिखा गया, ये बात है 1303 ईस्वी की, लगभग 250 साल है। अब 250 साल बाद के अंदर कोई किताब लिखी जा रही है, उसके अंदर प्रत्यक्ष वास्तविक चीजें कितनी हो सकती है आप भी अंदाजा लगा सकते हो। तो उस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार हमें ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बाकी इनका कोई सिर पैर नहीं है। मतलब ये कहानियां कोई विशेष सिद्ध करते में सबूत के लायक सिद्ध नहीं हुई है अभी तक, फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि पद्मावत ग्रंथ के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात की ये हमारे सिलेबस के अनुसार भी हमारे को इनको पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ही वहां पर गए, कुछ ऐसे बोलते हैं कि वहां पर जंगल के अंदर सन्यासी के वेश में वो रहते थे। एक बार क्या है कि महारानी पद्मावती वहां पर सिंगल द्वीप के अंदर जंगल में घूमने के लिए आई, और जैसे उन्होंने अपने हिरण का शिकार करना शुरू किया तो एक शेर ने उनके ऊपर हमला करना चाहा। तो वहां पर क्या रहा, तो रावल रतन सिंह ने उनकी जान बचाई और उनको मित्रता हुआ, प्यार हुआ, और उसके बाद वो शादी करके रानी पद्मावती को चित्तौड़ लेके आए। अब ये वहां से ये कहानी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोरी कल्पना है, कवि की मात्र एक कोरी कल्पना है, लेकिन बाकी हमारे राजस्थानी साहित्य के अंदर ऐसा बताया गया है कि जो रानी पद्मावती थी वो वास्तव में पुगल बीकानेर की राजकुमारी थी। हालांकि ये जब इतिहास पढ़ाएंगे तब वहां पर क्लियर करेंगे। अब अपने को तो सिर्फ पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ये चीजें ध्यान रखनी है और पढ़ना भी पड़ता है। उस हिसाब से मैं ये शाखा के मैं आपको लेके आ रहा हूँ जौहर की तरफ। 1303 का जो सबसे बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर था, तो 1600 स्त्रियों ने मिलकर किया था, उस जौहर के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा ही हुआ, चित्तौड़ लेके आ गई। अब चित्तौड़ के अंदर सभी ने देखा, जो राजकुमारी नहीं, जो रानी चारुमती थी रावल रतन सिंह की, उन्होंने तो पहली नजर के अंदर देखा ही अपने को कंपटीशन से बाहर कर लिया कि हम तो इनके कंपटीशन के लायक भी नहीं है। उन्होंने तो पहले कर दिया, उनके सभी सवालों का जवाब उनसे मिल गया। अब आगे चित्तौड़ के राजा आ गए। अब चित्तौड़ के अंदर जो रावल रतन सिंह थे उनके पुरोहित हुआ करते थे एक, जिनका नाम था राघव चेतन पुरोहित थे। उनका नाम बड़े सम्मान और उससे लिया जाता था। अब पुरोहित को भी क्या है, उनके नई रानी अगर आई है तो उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए ऐसे राजभवन के अंदर बुलाया गया था। अब ऐसे ही पुरोहित जो राघव चेतन थे वो आए, उन्होंने जैसे ही रानी पद्मावती को देखा, उन्होंने 1 सेकंड क्या, बिल्कुल 1 मिनट तक अपनी नजरें उनके चेहरे से नहीं हटाई। कुछ देर बाद में देखा तो वो राघव चेतन है वो तो घायल हो चुके हैं, बिल्कुल उनको तो होश ही नहीं है। वो बोल क्या रहे हैं, उनसे मुंह से बोल क्या रहा है, उनको बोलना क्या था, आशीर्वाद देना था, कुछ देना था, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। और रतन सिंह से डायरेक्ट जाके मांग कर बैठे कि ये रानी तो पुरोहित के लायक है। कहा राजा आप इसके बंधन में बंध रहे हो, आपको ऐसा करना है, ये तो पुरोहित राघव चेतन के लायक है। इतना कहते ही रावल रतन सिंह को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद में रावल रतन सिंह ने जो है राघव चेतन को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब उस समय के अंदर राघव चेतन जो है वो बड़ा पुरोहित था। ऐसा तो था नहीं कि पुरोहितों के बाद पहले सेना होती थी वो राजा का मुकाबला कर सके। तो राघव चेतन ने क्या किया, सीधा दिल्ली के अंदर उस समय शासन कर रहे थे खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के बाद में राघव चेतन गए, और उन्होंने जिस तरह से उस तोते द्वारा रानी पद्मावती का बखान किया गया था, उसकी सुंदरता का बखान किया गया था, उसी तरह से वहां पर अलाउद्दीन खिलजी को बखान किया। अलाउद्दीन खिलजी ये तो थे ऐसे योद्धा तो क्या बोले इनको, ये तो थे ऐसे इंसान जो
लड़कियों की खूबसूरती की तरह पीछे पीछे भागते थे। उनके लिए कुछ भी क्या, युद्ध भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, अपने परिवार के सदस्यों को भी मारने के लिए तैयार हो जाते थे। आपको पता है कि खिलजी वंश के अंदर हम पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का ही वध किया था, जो भी साम्राज्य के लिए, शासन के लिए। तो देखो, ये तो उनकी स्टोरी है। जब हम दिल्ली सल्तनत वगैरह पढ़ते हैं, उनके अंदर ऐसी बातें बताई जाती है। हमारे को तो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग से मतलब है ना, मैं यहाँ पर इतिहास पढ़ा रहा हूँ और ना ही दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा हूँ। जब वो पढ़ाऊंगा तब ये बातें आएंगी, जो भी है बिल्कुल विस्तार से वहां पर आपको अच्छे से समझाएंगे। अब अलाउद्दीन खिलजी सेना लेकर आए रानी पद्मावती के लिए। वो सभी बातें जो मैंने बताऊं, सो रानी पद्मावती रतन सिंह को गिरफ्तार करके अलाउद्दीन अपने पास ले गया, पद्मावती को देखा, वो सभी मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं जौहर की कहानी आपको बता रहा हूँ सिर्फ। अब सारा सिस्टम होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ, लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ सेना लेकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास के अंदर घेरा डाला उन्होंने। ये लगभग बात है 28 जनवरी 1303 के लगभग की बात है, और ये जौहर हुआ था लगभग 26 अगस्त 1303, लगभग 8 महीने लगभग। अब देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के राजा के पास उस समय सब 8-10 हजार 12 हजार इतनी सैनिक थे, और अलाउद्दीन खिलजी के पास तो पूरी दिल्ली सल्तनत थी। तो पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर लाखों की संख्या के अंदर सैनिक थे। तब 8 महीने तक प्रजा और राजा सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। मैंने आपको शुरू में बताया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक बहुत बड़ा दुर्ग है, 8 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर चौड़ा। इसके अंदर आज भी खेती की जाती है, पानी की कोई कमी नहीं थी। इस तरह से 1 साल तक बिल्कुल आराम से भरण पोषण जनता का किया जा सकता था। लेकिन इधर अलाउद्दीन खिलजी भी जो है वो अपने अपने कदम पीछे लेने के लिए राजी नहीं हो रहा था। फिर आखिर में जाकर जब 8 महीने कंप्लीट बीत गए, जब समय आया अगस्त 1303 का, जनवरी से अगस्त जब समय आ गया, तो चित्तौड़ के अंदर खाद्य सामग्री, कई प्रकार की चीजों की कमी होने लगी। अब राजा और सैनिकों को लग गया कि युद्ध तो होगा, तो जैसे हम यहाँ पर भूखे तसाए मरे, उससे अच्छा है कि हम बाहर जाकर ही लड़े, क्यों ना दुश्मन का मुकाबला ही किया जाए अच्छे से। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जो लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे 10,000 लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक जना 5 या 10 को मार दे, उसके बाद भी उनकी संख्या तो खत्म नहीं होगी। जो भी खिलजियों की संख्या है, लाखों की संख्या में सैनिक है, उनको तो नहीं मार सकते। तो चित्तौड़ के राजा और सैनिकों को लग रहा था कि मरना तो तय है, लेकिन मरेंगे तो युद्ध करके। तो जो राजा और सैनिक सभी युद्ध के लिए निकल जाते हैं, तो पीछे जो महिलाएं, रानी वगैरह जो भी रहती है, उनको पता है कि अब राजा जाएंगे, युद्ध करेंगे, अपना जो भी वस्त्र पहनकर जो भी प्रकार का युद्ध करेंगे, लेकिन वापिस लौट कर नहीं आएंगे। तो राजा और मंत्री, सैनिक सभी युद्ध के लिए जाते हैं। पीछे से स्त्रियों को अपने आन बान शान की रक्षा के लिए, अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए, अपनी मान मर्यादा की सुरक्षा के लिए, वो जानते हैं कि अपने राजा और सैनिक सभी जिंदा तो वापिस नहीं आएंगे। उससे पहले ही वो क्या करती थी, अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए एक जौहर किया करती थी, एक कार्यक्रम करती थी, जिसके जरिए वो अपनी जान देती थी। वो कार्यक्रम तो क्या, कोई फंक्शन थोड़ी था, मतलब वो एक तरह से ऐसा आयोजन था जिसके अंदर उनको किसी भी तरह से अपनी जान देनी होती थी, जिसको जौहर बोलती थी। उस समय की बात है। तो वो अग्नि भी हो सकती थी, कहीं जहर के जरिए भी हो सकता था, जल के द्वारा भी अपना प्राण त्याग देना हो सकता था। लेकिन चित्तौड़गढ़ के अंदर कहा जाता है कि यहाँ पर अग्नि के अंदर कूदकर महिलाओं ने अपनी जान दी थी। तो देखो, अब समझना एक बार, जैसे जब भी जो चित्तौड़ के जब राव रतन सिंह और रतन सिंह के साथ उसकी पूरी सेना अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए निकल गई, पीछे से महिलाओं ने आग में कूदकर रानी पद्मावती के साथ, सभी जो और महिलाएं थी सभी ने रानी पद्मावती के साथ अपनी जान दी थी। कहां पर, उसको बोलते हैं जौहर। जौहर मतलब ध्यान से समझ लेना, जौहर क्या होता है, केसरिया का होता है, और साका क्या होता है। जौहर, रतन सिंह और सैनिक सभी युद्ध करने के लिए चले गए। पीछे से महिलाओं ने पता था कि युद्ध जीते या हारे कुछ नहीं होगा, इतनी सेना के सामने अपने सभी सैनिक मारे जाएंगे, हारना तय है। लेकिन फिर भी ये लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो पीछे से हमें इतना समय नहीं मिलेगा कि हम ये देख पाएंगे जीते हारे या कुछ भी है। लेकिन ज्यादातर चांस यही थे कि हारना तो तय था, इसलिए ये जो हमारे योद्धा है वो वापिस नहीं आएंगे। इसलिए अपनी मान मर्यादा और अपनी सुरक्षा के लिए, इतिहास के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए दुश्मन को अपना शरीर ना सौंपे, इसके लिए इन्होंने पहले ही आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस प्रक्रिया को बोला जाता है जौहर।
सैनिक युद्ध के लिए निकल गए, पीछे से इन्होंने अपनी जान दे दी, उसको बोलते हैं जौहर। प्लस अब जो वर्तमान समय में आप जानते हो लाल, हरा, नीला, काला इस प्रकार के रंग होते हैं। एक केसरिया रंग भी होता है। केसरिया रंग आज भी आप पढ़ते हो, केसरिया रंग वीरता का प्रतीक होता है। तो जो भी योद्धा थे वो सभी केसरिया रंग का आना बाना मतलब केसरिया रंग के कपड़े फेंटा सभी बांध कर अपने प्राण त्यागने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने के लिए युद्ध के अंदर चले सकते हैं। मतलब अब अब तो मरना तो तय है, लेकिन एक दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा सैनिक मारकर मरेंगे, तो युद्ध करने के लिए वो केसरिया बाना पहनकर चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं केसरिया। मतलब युद्ध करते करते राजा और सैनिकों द्वारा अपने प्राण त्याग देना, युद्ध करते करते राजा और सैनिकों द्वारा अपने प्राण त्याग देना, उसको बोला जाता है केसरिया। जौहर पता ही चल गया आपको। और केसरिया युद्ध के अंदर सभी राजपूत सैनिक युद्ध करके चले जाते हैं, पीछे महिलाएं अपनी रक्षा के लिए अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है, उसको बोलते हैं जौहर। केसरिया वस्त्र पहनकर जो योद्धा युद्ध के अंदर कूद पड़ते हैं अपनी जान देने के लिए और दुश्मनों से युद्ध करने के लिए, उसको बोलते हैं केसरिया। और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं साका। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं क्या? साका। तो जौहर, केसरिया और साका, ये बात समझ में आपको आ गई। तो इस तरह से अपना ये चित्तौड़ का ये एक साका था। 1303 के लगभग भी बातें हैं ये। बहुत सारा और भी ये मजेदार हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमारे को कुछ फैक्ट्स भी तो पढ़ने हैं, उनको लिखना भी है अभी तक, तो यहाँ पर मैं बहुत कुछ लिखूंगा भी। तो इसलिए ये है कि मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया अच्छे से। और आप जानते हो कि केसरिया करने के बाद में राव रतन सिंह और उसके जो सेनापति थे गोरा और बादल सभी मारे गए थे। बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के अंदर आए और चित्तौड़ के अंदर आने के बाद में उन्होंने देखा कि रानी और सभी तो जोर कर चुकी है, तो उन्होंने सामान्य जनता को, आम जनता जिनका युद्ध से साम्राज्य विस्तार से कोई लेना देना ही नहीं था, उनको बाहर निकाला और उन सभी को काट के भी एक एक बिल्कुल एक एक करके सभी को काट दिया वहां पर। इसलिए इतनी क्रूरता भरी हुई थी उनके अंदर हिंदुओं के प्रति, मतलब इतनी क्रूर तरीके से चित्तौड़ के अंदर कत्लेआम मचाया, जिसकी आज भी वहां पर आपको निशान पद चिन्ह देखने को मिल सकते हैं। 30,000 प्लस लोगों को काटा था लग। देखो इतनी संख्या में बिल्कुल बेगुना मासूम जनता को इतनी संख्या के अंदर काटा था उस समय। तो यह था चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का। अच्छी थी, कूटनीति रणनीति समय के अंदर अच्छी भी थी, सुंदर भी बताया जाता था, लेकिन ऐसे इतिहास के अंदर इस तरह से वो अमर हो गई अपनी। तो देखो अब मैंने आपको बता दिया है 1303 का साका, जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है और साका क्या होता है, ये मैंने बता दिया है। अब देखो आगे इसके अंदर लिखते हैं। तो देखो यहां पर देखो रतन सिंह व रतन सिंह व सेनापति गोरा व बादल के नेतृत्व में केसरिया फिर देखो रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर। विजय के बाद अलाउद्दीन ने यह किला अपने पुत्र को सौंप कर
अपने पुत्र को सौंप कर इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा खिजराबाद। खिजराबाद रखा। तो ये था 303 का शाखा। फिर दूसरे नंबर पर देखो 1535 का देखो 1535 का ये वो समय था जब चित्तौड़ के अंदर जो भी साहसी शासक थे उनकी कमी थी उस समय। इस समय राणा उदय सिंह, विक्रमादित्य थे, ये बिल्कुल अल्पायु के अंदर थे, अल्पावस्था के अंदर थे बिल्कुल, इनकी छोटे छोटे थे। तो इस समय क्या है कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान का जो पुत्र था ना, जिसका नाम था क्या, सभी को पता है, पृथ्वीराज सिसोदिया थे ना, राणा सांगा के भाई। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान थी एक। पासवान का मतलब होता है कि अपनी पत्नी से अलग कोई पत्नी, अपनी पत्नी से अलग कोई लड़की के साथ संबंध रखता है, तो उस समय उसके जमाने के अंदर पासवान बोला जाता था। तो पासवान के पुत्र बनवीर ने, तो बनवीर ने क्या है कि इनको मारकर, विक्रमादित्य और उदय सिंह इनको मार करके है कि वो अपना चित्तौड़ का राज्य हासिल किया था। लेकिन उस समय आपको पता है कि विक्रमादित्य को तो उन्होंने मार दिया था, लेकिन पन्नादा जो थी उन्होंने उदय सिंह की जान बचाकर अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। उस समय की ये बातें हैं। इस समय के अंदर वहां पर क्या हुआ था, उससे पहले ये साका हुआ था वहां पर। उस साके के अंदर क्या है कि रानी कर्मावती जो राणा सांगा की पत्नी थी, रानी कर्मावती, वो अपने पुत्र अल्पावस्था में थे, इसलिए उनको तो ननिहाल भेज देती है और पीछे से अब चित्तौड़ दुर्ग की जो भी साख संभाल है वो देवलिया के बाघ सिंह और सज्जा सिंह इन दोनों को सौंपती है। तो इन दोनों के नेतृत्व के अंदर वहां पर जो होता है गुजरात के बहादुर शाह द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो देखो लिखते हैं हमारे को इसमें देवलिया के बाघ सिंह व सज्जा सिंह, सज्जा सिंह के नेतृत्व में केसरिया रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया तथा विजय के बाद यह किला बुरहान मुल्क बम्बानी को सौंपा। बुरहान मुल्क बम्बानी को सौंपा। तो जल्दी से देखो इन दो शाखों को उतार लो, फिर एक तीसरा शाखा और पढ़ना है, फिर हम आगे चित्तौड़ की बातें और देखेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले फिर आगे देखते हैं। अब देखो आगे
तीसरा है 1568 का साका। इसमें देखो अकबर द्वारा आक्रमण, जयमलय सत्ता के नेतृत्व में केसरिया हुआ। ये देखो जयमल वही जयमल है जिन्होंने कल्लाजी राठौड़, जिनको कल्लाजी राठौड़ ने अपने कंधों पर बिठा करके युद्ध किया था, वही जयमल है। फिर आगे देखो जयमल फतह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। फतह की पत्नी, फतह की पत्नी फूलकवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। फूलकवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। फिर आगे देखो विजय के बाद अकबर ने यह किला आसफ खान को सौंपा, आसफ खान को सौंपा। फिर देखो अकबर का पूर्ण अधिकार 25 फरवरी 1568 को हो। ये 3 साके थे। इस तोड़गढ़ दुर्ग के अंदर सिर्फ 3 साके हुए हैं। 1303 का साका राजस्थान का सबसे बड़ा साका था, जिसके अंदर 1600 स्त्रियों ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे। इसलिए मैंने तीनों साके बता दिए हैं आपको, बिल्कुल अच्छे से 1303 वाला साका भी समझा दिया है। और अब जल्दी से उतार लो, हमें और भी बहुत कुछ लिखना है अभी, इसलिए आप थोड़ा उतारने में स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी रखिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। इस साके मैंने बता दिए कंप्लीट हो चुके हैं अपने। अब देखो प्रमुख चित्तौड़गढ़ दुर्ग की पढ़ रहे हैं अभी। अब देखो इतना बोर होने की जरूरत नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अब देखो बड़ा है, तो उसमें क्या करें। और आरएसएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको पता है कि थोड़े से अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए इत्मीनान से धीरे रख के पढ़ते रहिए। बस कुछ देर के बाद इसको कंप्लीट करेंगे, धीरे धीरे आराम से हो गए। अभी तो थोड़ी देर और रुको। हाँ, प्रमुख
हिंदू मंदिर, प्रमुख हिंदू मंदिर देखो कौन कौन से हैं। एक तो है अन्नपूर्णा या बीरवड़ी, अन्नपूर्णा या बीरवड़ी माता। ये देखो हम्मीर द्वारा निर्मित, हम्मीर द्वारा निर्मित। फिर आगे देखो कालिका माता मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, जटाशंकर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, कालिका माता मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, जटाशंकर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर। फिर और देखो तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, कुकड़ेश्वर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर और बाण माता मंदिर। बाण माता मंदिर हो गया है। अब देखो प्रमुख हिंदू मंदिर अन्नपूर्णा और बीरवड़ी माता मंदिर, हमीर द्वारा निर्मित है। फिर कालिका माता मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, कुंभश्याम मंदिर, जटाशंकर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर और बाण माता मंदिर। और एक है सोमदेव। ये देखो सोमदेव मंदिर। अब देखो विशेष बात यह है कि इतने प्रकार के हिंदू मंदिर है, जैन मंदिर भी है, वो अभी आगे आएंगे। अब इनके बारे में कुछ विशेषता है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। देखो फैक्ट्स हैं, इनके बारे में समझाने के अगर बैठूंगा तो 10 दिन ही हो जाएंगे, ये चित्तौड़गढ़ पूरा भी नहीं होगा। इसलिए कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, आप साथ में लिखते रहिएगा। जैसे कालिका माता मंदिर, 8वीं शताब्दी में मुकर्रर द्वारा गोपाल राव द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर। तो एक बार जल्दी से इतना उतार लो, अभी थोड़ा बहुत मंदिरों के बारे में और ले आऊंगा मैं, फिर आगे देखते हैं। जल्दी से उतार लो यहाँ तक।
आगे देखो। देखो कुछ फैक्ट्स और लिखा रहा हूं मैं। समिदेश्वर मंदिर 11वीं शताब्दी में। परमार शासक भोज 11वीं शताब्दी में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित है। चौदह सौ 28 में मोक्कल द्वारा, ऐसे लिखेंगे को थोड़ा सा महाराणा मोक्कल द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया है। अतः इसे मोक्कल जी मंदिर भी कहते हैं। फिर आगे देखो, एक लिखा था मैंने आपको तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर कन्वीर द्वारा निर्मित है। बनवीर द्वारा निर्मित है। और फिर देखो विष्णु के वराह अवतार, विष्णु के वराह अवतार का कुंभस्वामी मंदिर, कुंभस्वामी मंदिर महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। तो देखो ये है प्रमुख हिंदू मंदिर मैंने लिखा दिए हैं, उनके बारे में कुछ विशेषता, कौन किन्होंने निर्माण कराया, जीर्णोद्धार किन्होंने करवाया, उसके बाद में क्या नाम पड़ा, ये सभी मैंने लिखा दिए हैं। और प्रमुख हिंदू मंदिरों के अंदर ये मुख्य विशेषता है, ये मंदिर है मुख्य विशेष तौर से, और ये मुख्य इनकी विशेषता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मंदिरों के बारे में इतना खूब है, अभी जस्ट आगे जैन मंदिर पढ़ेंगे अभी, तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे,
यहाँ पर लगा देता हूँ मैं प्रमुख जैन मंदिर। पहला है अद्भुत जी मंदिर। तो जैनों में प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव। तो ऋषभदेव ऋषभदेव जी को लोगों द्वारा अद्भुत जी कहा जाता है। मतलब अद्भुत जी का मंदिर है, लेकिन ऋषभदेव जी की इसके अंदर मूर्ति है, इसलिए ऋषभदेव मंदिर है मूर्ति ही, लेकिन नाम क्या है? अद्भुत जी मंदिर। फिर दूसरा है सतविशदेवरी मंदिर। यह है 27 मंदिरों का समूह है। एक सेकंड, मंदिरों का समूह है। इसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। चौबीस तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। यह है 11वीं सदी में निर्मित। यह जैन मंदिर, अद्भुत जी का मंदिर, सतविशदेवरी मंदिर, और अब तीसरा है श्रृंगार चौरी जैन मंदिर। इसका निर्माण कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाग ने करवाया। और देखो हाँ, ये देखो अद्भुत जी मंदिर ऋषभदेव जी लोगों को द्वारा अद्भुत जी कहा जाता है। ऋषभदेव जी को मूलतः ऋषभदेव जी का मंदिर है। सतविश देवरी मंदिर, यहाँ 27 मंदिरों का समूह है, इसलिए सतविश देवरी बोला जाता है। इसमें 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां लगी हुई है। यह 11वीं सदी में निर्मित मंदिर श्रृंगार चौरी जैन मंदिर। इसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाग द्वारा करवाया गया था। ऐसा बोला जाता है कि इस श्रृंगार चौरी जैन मंदिर में भगवान शिव की चौमुखी प्रतिमा थी, जिनको मुगलों द्वारा आक्रमण के कारण तोड़ दिया गया था। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ भगवान शांतिनाथ, शिव की नहीं शांतिनाथ की
चौमुखी प्रतिमा थी, जिसे मुगलों द्वारा तोड़ दिया गया। तो ये प्रमुख जैन मंदिर है, मैंने जैन मंदिर भी लिखा दिए हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बच्चों, कुंड और जलाशय। देखो वैसे तो 84 प्रकार के कुंड है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, जल की कोई कमी नहीं है। आज भी वहां पर खेती की जाती है, दुर्ग के अंदर खेती की जाती है। इतना विकसित और प्रसिद्ध है, इस तरह से ही बनाया गया था। देखो सुरक्षा की दृष्टि से, आवासीय दृष्टि से, इसलिए सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी तो है। लिविंग फोर्ट क्योंकि वहां पर आम जनता को बसाया जा सकता है, उनके खाने पीने के लिए उनके द्वारा खेती कर की जा सकती है और खुद फसल पैदा की जा सकती है, इसलिए सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। वहां पर आज भी खेती की जाती है। तो देखो कुछ प्रमुख कुंड है जो देख लेते हैं। जेवल जी तालाब, सूरज कुंड, जेमल जी तालाब, सूरज कुंड, फिर है चित्रांग मोरी तालाब, फिर है भीमगढ़, भीमगढ़ तालाब, जेमल जी का तालाब, सूरज कुंड, चित्रांग मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब, भीमगढ़ तालाब। और एक सेकंड, सागर तालाब, फिर इधर देखो जालीबाग,
जेठा महाजन बावड़ी, कातरबाग। ये है देखो, जेमल जी का तालाब, सूरजकुंड, चित्रांग मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब, भीमलत तालाब, कुंभसागर तालाब, जालीबाग, गोमुख झरना, जेठा महाजन बावड़ी और कातन बावड़ी, इतने मुख्य हैं। तो ये देखो प्रमुख जलाशय हैं, जल के मुख्य स्रोत है जो किले के अंदर बने हुए हैं। बाहर भी चारों तरफ है लेकिन उनसे क्या है, वो किले के अंदर की चीजें पढ़नी, इसलिए ज्यादातर किले के अंदर बने हुए हैं। एक देखो हाथी कुंड भी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर जस्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे, अब देखो आपको जिस चीज का थोड़ी देर से इंतजार था कि सर आप पता नहीं क्या क्या स्थापत्य पढ़ा रहे हो, मंदिर पढ़ा रहे हो, कुंड पढ़ा रहे हो, क्या क्या पढ़ा दिया आपने, अभी आपने विजय स्तंभ तो लिया ही नहीं। तो अब बस आपका इंतजार खत्म करते हैं और अब नेक्स्ट जो हम इस चित्तौड़गढ़ के अंदर पढ़ाने वाले हैं वो विजय स्तंभ को लेने वाले हैं। विजय स्तंभ देखो एक इमारत नहीं है, वो राजस्थान का एक गौरव के रूप में प्रतीक रूप किया जाता है, क्योंकि विजय स्तंभ जो इमारत है वो कुंभा मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मालवा मांडू मांडू के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध जहाँ पर हुआ था, उस विजय के उपलक्ष्य के अंदर ये विजय स्तंभ बनवाया हुआ है। और ऐसा बोला जाता है कि वर्तमान समय के अंदर भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और शिक्षा विभाग इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको लिया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं इसके अंदर। इसके निर्माण में बहुत 90 लाख रुपए उस समय 90 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो 90 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे, तो वर्तमान समय के उन्होंने देखो इस तरह से विजय स्तंभ अपने आप में एक विशेष इमारत है। चित्तौड़गढ़ के अंदर दर्शनीय स्थल है एक तरह से अच्छा सा। वहाँ पर आज भी आप देखने जाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल 9 मंजिला इमारत ऐसी कैसी खड़ी हुई आपको मिलेगी। तो ठीक है, कभी घूमने जाओ तो देखना, ताकि हमारे को जो फैक्ट्स हैं विजय स्तंभ के बारे में वो लिखना है, तो देखो एक बार। विजय स्तंभ कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला इमारत है। कुंभा द्वारा निर्मित 9 मंजिला इमारत है। यह है एक भव्य निर्माण है जिसे महाराणा कुंभा ने अपने आराध्य विष्णु को समर्पित किया है। अपने आराध्य विष्णु को समर्पित किया है। फिर देखो
शिलान्यास। शिलान्यास। एक सेकंड रुकिए। हाँ देखो, विक्रम संवत 1495 कोष्टक में लिखो आप 1438 से पूर्ण निर्माण हुआ संवत 1503 यानी कि 1448। देखो ऐसा ये फैक्ट था जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है वर्तमान समय में जो 2025 के अंदर नई है उसके हिसाब से मैंने ये फैक्ट लिखा है, इसलिए पता रखना। 1438 में 1440 मिलता है, 1440 से 48, लेकिन उसके अंदर 1438 दे रखा था मैंने, इसलिए आपको लिखा है। फिर देखो यह है 122 फीट ऊंचा है तथा इसमें 157 घुमावदार सीढ़ियां हैं। 157 घुमावदार सीढ़ियां हैं। फिर देखो इसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का व्यवस्थित संग्रहालय। तथा मूर्तिकला का विश्वकोश। विश्वकोश कहा जाता है। इतना उतारो, फिर आगे देखते हैं जल्दी से। अब देखो देखो नमस्ते सभी को। कि अब समय भी हो रहा है और थोड़ी क्लास भी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, थोड़ा सा बड़ा है और कुछ फैक्ट्स ज़्यादा है मेरे पास, थोड़े नोट्स थोड़े बड़े बन गए, तो देखो थोड़ा सा अच्छे से लिखा रहा हूँ मैं इसको, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को बोले थोड़ा समय लग जाए इसको कंप्लीट करने में, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छा सा मैटर दूंगा मैं आपको तैयार करके।
तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप अपनी मेहनत को सुचारू रूप से बनाए रखिए। जिंदगी में अंदर मेहनत ही सब कुछ है। अगर आप ये चाहो कि एक दिन में आपको सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो आज तक इतिहास उठा करके देख लो, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको एक दिन में सब कुछ मिल गया हो। मिल्खा सिंह जिन्होंने कितनी लंबे समय तक दौड़ किया था, फिर भी वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ले पाए थे। उनका ये सपना था कि अपने से कोई भी ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए। फिर उनका ये सपना सर्वप्रथम जो एथलीट के अंदर पूरा किया, वो किया था नीरज चोपड़ा, जो अब पिछले ओलंपिक्स के अंदर जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था, जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं उन्होंने। तो उनके, लेकिन उससे पहले क्या है कि ये सुनहरा मौका देखने से पहले मिल्खा सिंह इस जहान को छोड़कर चले गए थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत बहुत अच्छे से और मायने तरीके से करनी पड़ती है। एक कमरे में बंद हो करके बिल्कुल तपस्या करनी पड़ती है अच्छी तरीके से, उसके बाद जाके कोई कुछ सफल परिणाम हमारे को प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करते जाओ तो कुछ समय लगेगा कि आपको खुद के अंदर से कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। आप अच्छे से रिवीजन करोगे, चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। आप बिना देखे कुछ चीज़ों को, अपने नोट्सों को बोलने लग जाओगे तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। उससे संबंधित क्वेश्चन आपको वर्णनात्मक पूछे, भले ऑब्जेक्टिव पूछे, आप हर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसलिए बस मैं जैसे बताता जाऊँ, मैंने जैसे ही रिवीजन का तरीका बताया उस हिसाब से अच्छे से मेहनत करते जाइए। मेरी यही दुआ है, और मैं ईमानदारी से नोट्स बनाऊंगा और आपके सामने प्रोवाइड करवाऊंगा। मैंने नोट्स लगभग कंप्लीट कर भी लिए हैं और आपको लिखवाता भी जा रहा हूँ। समय की कमी है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने क्लास लेके आ रहा हूँ और आगे भी ऐसे लेके आता रहूँगा। तो ठीक है, मेहनत करते रहिए, अपने बड़े बूढ़ा का सम्मान कीजिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। मैं सुनील कुमार आपसे अभी विदा लेता हूँ। फिर मैं हाजिर होऊंगा एक अच्छी और मजेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्ते, धन्यवाद।